हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज दूसरा दिन है और मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। ये सभी जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ जियोग्राफी के, हिस्ट्री के, सिविक्स के या पॉलिटी जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा सीटेट के अंदर उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट एसएसटी है, एसएसटी के अंदर जो भी जियोग्राफी, हिस्ट्री है, कुछ भी अपने आप को रखता है, उसको मतलब उसका जो अपना सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। ये सभी मैंने सारे के सारे क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करके आपके सामने मैं अपनी क्लास प्रेजेंट करता हूं हर रोज, ठीक है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करता हूं पहले, फिर बीच में प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। इस सभी चीजों का डिस्कशन मेरी क्लास में होता है और हर क्वेश्चन को मैं डीपली जाकर आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपको एग्जामिनर यहाँ से पकड़ सकता है या यहाँ से, ठीक है। क्योंकि करंट से रिलेटेड होकर के इन जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, सिविक्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, मुझे बताना था, ठीक है। आज दूसरा दिन है और पीडीएफ आपकी कल की और आज की अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। वैसे भी थोड़ी देर नेट की वजह से क्लास लेट हो गई है, तो इसको इग्नोर करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, सीधा चलते हैं, ठीक है। तो अपने क्वेश्चनों पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंपोर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हर तरीके से मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, किस राज्य सरकार ने सबसे पहले आईटी नीति की लागू की थी, मतलब कुल मिलाकर ये किस राज्य ने की थी? पश्चिम बंगाल ने, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने। तो आप सभी को पता होगा कि आईटी नीति कर्नाटक के अंतर्गत कोई भी, मतलब आपको पता होगी कि किसी भी चीज जो नेट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आपको कर्नाटक को जानते होंगे। कर्नाटक में बेंगलोर, जिसको साइबर सिटी या फिर सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट, इन चीज का अंदाजा लगा सकते हो आप। तो कर्नाटक यहाँ पर इंपोर्टेंट है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने पीछे लिखा हुआ पॉइंट आउट किया है कि सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की घोषणा 1992 में कर्नाटक राज्य ने की थी या उसकी सरकार ने की थी, ठीक है। इस शहर में कार्य अनुभव वाले कुशल प्रबंधक सर्वाधिक उपलब्ध हैं। ये मैंने इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दी, जिस बच्चों को इंग्लिश में प्राप्त करने वो इंग्लिश में भी देख सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन वो है जहां से क्वेश्चन अटकेंगे। गांधी जी ने अहमदाबाद में किस वर्ष मील कामगारों की हड़ताल के नेतृत्व किया था? आप सभी को पता होगी कि गांधी जी के जो 9 तारीख, मतलब 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, आपको पता होगी, ठीक है। कहां से? अफ्रीका से थे। तो 1915 में ये 9 जनवरी को आए थे, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को ये चीज भी पता होनी चाहिए। बात कर रहे हैं मील कामगारों के हड़ताल में नेतृत्व किया, कब किया? इसका राइट आंसर हो जाता है 1918, 1915, 1919 या 1922। तो 1918 इज द राइट आंसर हो जाता है। मील कामगारों, ये गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि पहली भूख हड़ताल या आंदोलन कौन सा था गांधी जी का? यहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है। दूसरी चीज, इससे पहले चंपारण में बैठे थे 1917 में, उसका आंदोलन किया था किसने? गांधी जी ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चंपारण जो था वो किस राज्य में किया था, ये आपको इन कमेंट मुझे बताना है। तो सभी चीजें मैंने एनालिसिस कर दी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। 1918 ए इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपोर्टेंट है। अहोम में स्थानांतरित, अहोम एक जाति है, ये मतलब किस देश से आए हैं? अहोम प्रजाति, आपने सुना भी होगा काफी इनका नाम, बांग्लादेश, म्यांमार, पंजाब या कोई नहीं इनमें से, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं अहोम के मूर्तियां खड़ी हुई हैं। अहोम जो जनजाति है, प्रजाति है, ठीक है, इसके लोग मूर्तियां बनी हुई हैं। तो अहोम जो अधिकतर लोग, जो अधिकतर बच्चे जो बांग्लादेश को लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर म्यांमार इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। जो अहोम जो प्रजाति थी या जनजाति थी, ठीक है, ये लोग कहां से कहां गए? म्यांमार से आए थे और 13वीं सदी के अंदर आए थे, तो ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए थे भारत के अंतर्गत, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी समझाने वाली बात है। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दमन करके नए राज्य की स्थापना की थी। किसने? इन्होंने, अहोम लोग के प्रजाति जो भी है, ठीक है मेरे भाइयों। सभी चीजें मैंने समझा दी है, पॉइंट आउट कर दी है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन काफी बांग्लादेश में देखा गया है कि मतलब बांग्लादेश होती रहती है। मैंने सर्च भी मारा है, तो क्वेश्चन के अंतर जो क्वेश्चन निकल के आया है इसके, उसमें भी बांग्लादेश पॉइंट आउट कर रखा है, लेकिन म्यांमार इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जो लगाया है यहाँ पर हिस्ट्री से है।
गैरीसन नगर से अभिप्राय है। गैरीसन नगर क्या होते थे, इसको लेकर के काफी रॉन्ग आंसर आए थे, मतलब पिछले लास्ट ईयर सॉरी 2019 का है, ठीक है। तो 2019 के अंतर्गत काफी बच्चे गलत करके आए थे, इसको मैं बस समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। गैरीसन नगर होता क्या है, इसके ऑप्शन पढ़ लेते पहले। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर होता है, या नगर से लगी हुई भूमि जो इसी माल की आपूर्ति करती है वो होता है, या किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं वो होता है, या फिर वह स्थान या यह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों को माल को बेचा जाता है। तो मैं बता दूं गैरीसन नगर होता है ना जो, ये एक किलेबंद मतलब चारों तरफ से बंद होता है और इसके अंदर सैनिक बने होते, सैनिक रहते हैं, ठीक है और भाई। तो सैनिक मतलब फोर्स रहती थी, ठीक है, किले के अंदर। तो इसमें लिखा हुआ था किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते थे, ये राइट आंसर हो जाता। उसी को गैरीसन नगर कहा जाता था, ब्रिटिश काल के अंदर होते थे, ठीक है। किले किले जैसे कि इनको ही छावनी कहा जाता, जैसे मेरठ छावनी, अंबाला छावनी आपको पता होगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा मैं बता दूं पॉइंट करके, इसमें मैंने लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये 13वीं शताब्दी के दौरान जब आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों को शासन गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को निवास के लिए बनी मजबूत किलेबंद शहरों में परे से शायद कभी फैला था, उन्हीं को ही अपनाया था रूल ब्रिटिशों ने भी। ब्रिटिश रूल जो ब्रिटिश थे, औपनिवेशिक काल कह लो, ठीक है, उनके अंडर थे हम, गुलाम रहे थे अपने। तो शहरों में संबंध लेकिन उससे दूर भीतर प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न करके बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि व्यापार कर लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपने सुनी होगी ये सभी चीजें, ठीक है। किसी प्रकार से कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। गैरिसन नगर जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आखेट का अर्थ क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन है आखेट। आखेट क्या होता है, ठीक है। पहले आखेट बोला जाता है, लेकिन अब जो निकल के आया आखेट का अर्थ होता है हंटिंग का मतलब क्या होता है। हंटिंग इंग्लिश में तो बता देगा, हंटिंग हंटिंग है, ठीक है। लेकिन ये आखेट हिंदी वाला बच्चा समझ नहीं सकता। आखेट क्या, आखेट का मतलब होता है शिकार। एक होता है शिकारी, शिकारी मतलब शिकारी करने वाला इंसान, ठीक है। कृषक मतलब किसानी, किसान करने वाला। पुरातत्व जो इतिहासकार होते थे, जो अवशेषों को बताते थे, ठीक है। पुराने अवशेष जैसे सिक्का भी निकले, किसी का कंकाल, उनको खोज या उनकी जांच करना पुरातत्वविद होते हैं, ठीक है। इतिहासकार ये अलग चीज है। तो आखेट का अर्थ मैन जो है शिकार करना होता है, ठीक है मेरे भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझाने वाला है। इंग्लिश में तो बच्चा मार नहीं खाएगा, हंटिंग का हंटिंग करेगा, लेकिन आखेट हिंदी वाला बच्चा थोड़ा सा अनसमझ हो जाएगा इसको देख करके, ठीक है मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। जो पांडुलिपियां होती थी, जैसे कि आपको नीचे दिख भी रहा है, ठीक है, ये किस पेड़ की छाल पर बनी हुई है। पीपल की, नीम की, भुज की या ताड़। तो मैं बता दूं जो ताड़ के जो पेड़ होते थे उनकी छाल पर लिखी जाती थी, ठीक है। भोजपत्र के भोजपत्र, एक भुज जो है नीचे लिखा है ना, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन भोजपत्र के पेड़ों पर भी लिखा जाता था, ठीक है। पहले कोई प्रिंट आउट तो होता नहीं था कि लिखा कंप्यूटर में लिखा और प्रिंट निकाल ले तुरंत, ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले हाथों से लिखी जाती थी किताब, कुछ भी। पांडुलिपियां, पांडुलिपियों के लिए किताब, कागज तो बहुत बाद में आए। ये जो कागज का जो खोज करता चीन है, इसने कम से कम हजारों साल तक ये छुपाए छुपाए रखा ये बात कि कागज पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीन की अलग बात, अपना मुद्दा मैं समझा दूंगा जिस दिन चीन की बात आएगी प्रॉपर तरीके से। तो आपको यहाँ पता लगी पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी, ताड़ के पेड़ के, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर जाकर के हर किसी की पीडीएफ पड़ी हुई है, करंट अफेयर, विश्व अफेयर, या फिर आपकी जो मैं सी टेट की करवा रहा हूँ वो भी, प्रैक्टिस सेट के ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप वहां से प्रैक्टिस सेट लगा सकती हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। ये 8,000 वर्ष पूर्व है, 4700 वर्ष पूर्व है, 2500 वर्ष पूर्व है, 2000 वर्ष पूर्व है। कृषि का आरंभ जो है 8,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। आइए मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। सुलेमान और किरदर की पहाड़ियां कहाँ पर है, ये नीचे लिखा हुआ सुलेमान, जो कि पाकिस्तान से परे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत पहले एक ही हुआ करता था, ठीक है। तो ये जॉइंट है यहाँ पर अपनी पहाड़ियों से, ये साइड में है हिमालय, आपको पता होगी। तो किरदर की पहाड़ियां, सुलेमान की पहाड़ियां, यहाँ पर सबसे लोग बसे। इन पहाड़ियों के लोग लगभग 8,000 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। यहाँ राइट आंसर जो मैंने किया है ना, वो 8,000 इज द राइट आंसर हो जाता है। मैं बता दूं इसको, 8,000 वर्ष पहले जो लोग रहते थे वे उन
पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। कहाँ के लोगों ने, कहाँ के कौन सी पहाड़ियों में हुई थी खेती, ये चीज इंपॉर्टेंट है। वे गेहूं और जौ की खेती करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी फसलों का उगाई की थी, सबसे पहले खेती किस चीज की थी, ये आपसे पूछ सकता है। तो गेहूं और जौ, गेहूं से पहले जौ। ठीक है, राइट आंसर आपका इसका मैंने बता दिया है ए, 8,000 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से डीपली वाइज अगर कहीं कोई क्वेश्चन कोई अनसमझ आता है या समझ में नहीं आता, सॉरी, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, टेलीग्राम से बात कर सकते हो। ठीक है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रही हो इन फ्रंट ऑफ यू मेरी इस क्वेश्चनों को लेकर के, आपको मुझसे कोई भी समस्या आ रही हो पूछ सकते हो। ठीक है, दिल खोल कर, निःशुल्क है, सब कुछ फ्री है आपके लिए, जो भी कुछ है सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ये पुरानी, ये हिस्ट्री की बातें चल रही है, हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएंगे। तो कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे रहते थे, या गड्ढे के नीचे मतलब गड्ढा खोदकर उसमें घर बनाते थे, इंपॉर्टेंट है। ब्रुज होम राजस्थान में, यूरोप के, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रुज होम, ब्रुज होम कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, वहां के लोग गड्ढे के अंदर मतलब एक गर्तवास कहा जाता था, तो उसको उसके अंदर घर बनाते थे लोग। ठीक है, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं, आदिमान मतलब सॉरी, जो होमोसेपियन लाइक ऐसे लोग जो रहते थे वो ब्रुज होम, ब्रुज होम मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहां के लोग गड्ढे में रहते थे, गर्भवास कहा जाता था उनको। ठीक है, मैं गर्तवास, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ी साइड होगी, हाँ आगे होगी प्रॉपर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखना। निम्नलिखित में से काश्तकार, काश्तकार का मतलब किसान, का चाबुक किसने लिखी, ये पुस्तक जो किसने लिखी है, तो किसान का चाबुक, आपको काश्तकार का मतलब होता है किसान। ठीक है मेरे भाई, तो किसान का चाबुक बोलेंगे। तो किसने लिखी है, केशव चंद्र सेन ने, हेनरी डेरोजी ने, पंडिता रामाबाई ने, ज्योतिराम फूले ने। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है, आपको प्रॉपर तरीके से पहचान में। एक किसानों के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, उनकी हर कंडीशन को इस बुक में छापा गया, लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा बता दूं ज्योतिराव फूले जी के बारे में, काश्तकार की चाबुक लिखी थी उन्होंने। ज्योतिराव फूले वे इंसान है जो पश्चिम भारत के अंदर समाज सुधारकों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अस्पृश्यता को, नीची जाति जो लोग हैं उनकी आवाज उठाई। ठीक है, उनके लिए अभियान चलाए। ठीक है, दलितों को किस प्रकार से दबाया जाता है, उनके लिए अभियान चलाए उनके खिलाफ, कि ये क्यों किया जा रहा है। ठीक है, दलितों के लिए, इनके मतलब ये दलितों के लिए भाषा बने। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेड बने। ठीक है, ज्योतिराव फूले का जन्म महाराष्ट्र के पुणे एक निम्न जाति मतलब माली परिवार से बिलोंग करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योतिराव फूले के बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कभी भी किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन उठे तो आपके दिमाग में पॉइंट सीधा सीधा आ जाएगा, ज्योतिराव फूले ये चीज थी। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दिल्ली एक कुआ और जहांपना, ये क्या है। ठीक है, ये दिल्ली सुल्तानों द्वारा ली गई उपाधियां हैं, या फिर मुगलों द्वारा बनाई गई नहरें हैं, या दिल्ली सल्तनत द्वारा निर्मित शहर हैं, या मुगल काल में उच्च अधिकारियों से पदनाम है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 101% फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, दिल्ली सुल्तानत द्वारा निर्मित शहर है। ठीक है, जैसे कि जहांपना है, तुगलक वंश का मोहम्मद, एमबीटी जिसको कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जिसको एमबीटी कहा जाता है। ठीक है, उसने ये शहर बनाया था, बसाया था जहांपना, जो कि दिल्ली में स्थित है। लेकिन दिल्ली एक कुआ, ये किसकी, ये शहर किसने बसाया था, इन कमेंट मुझे बताना, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल आंसर पूछा है मैंने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट, ये दिल्ली एक हुआ, ये शहर भी दिल्ली में मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन किसने बसाया, किस शासक ने, किसने इस शहर को बसाया था, निर्माण करवाया था, ये आपको बताना मुझे इन कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को कहते हैं, पृथ्वी जैसे कि बहुत बड़ी पृथ्वी है, उसको छोटे से रूप में दिखाना मानचित्र पे दे सकते हैं, या अक्ष पर, या गोला है, ग्लोब। तो राइट आंसर सबको पता होगा, इसकी ग्लोब इज द राइट आंसर हो जाता है। ग्लोब में आप देख सकते हो। ठीक है, अपनी पृथ्वी को हर घुमा करके कहीं भी किसी प्रकार से किसी भी देश को, किसी भी देश की राजधानी को, किसी भी नहर को, किसी भी पहाड़ी को आप प्रॉपर तरीके से जान सकते हो इस ग्लोब के अंदर। ठीक है, तो सिंपल आंसर है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई। हाँ, लद्दाख के रास्ते कौन सा धर्म चीन पहुंचा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सिंपल भी क्वेश्चन है, हिंदू पहुंचा वहां पर, बौद्ध पहुंचे, फारसी या ईसाई, तो सिंपल है बौद्ध। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैं अब करवा रहा हूँ ये सिविक्स से रिलेटेड है, आपके थॉट प्रोसेस पर काम करवाएगा, लेकिन आपसे एग्जामिनर ये जांचेगा कि आप क्या इसका जवाब दे सकते हो, क्या आप में वो खूबी है जो इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, वो आपको जांचेगा। अब क्वेश्चन सुन लो। जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, रूढ़िवाद धारणा कहते हैं, पूर्वग्रह कहते हैं, अनुमान कहा जाता है, उपरोक्त सभी। आप यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो ही आंसर दे पाओगे। जैसे कि जब हम सभी लोगों के एक छवि को बांध देते हैं वो क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणा होती है। पूर्वग्रह अलग है, अनुमान अलग है। किसी के बारे में निर्णय लेना, राय बना लेना, ये होता है पूर्वग्रह। अनुमान अंदाजा लगाना, ये चीजें। लेकिन छवि बांध देना वो एक रूढ़िवादी धारणा है। मैंने लिखा भी हुआ है रूढ़िवादी धारणा को। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति को एक खास छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पहले कोई धारणा पाल लेते हैं तो इसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। ये सिविक्स या जो बच्चा सिविक्स पढ़ रहा है वहां से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव किस जाति से संबंधित रखते हैं? महार जाति, जाट जाति, दलित वर्ग या इनमें से कोई नहीं? आप में से कुछ परसेंट ही लोग जानते होंगे ये महार जाति के थे। दलित वर्ग बहुत ही दलित दलित भरते हैं, लेकिन महार जाति इनकी थी अपनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, डॉक्टर भीमराव। आप सभी को पता होगा जिन्होंने जिनको संविधान का जनक दाता कहा जाता है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बनाया जाता है? अब सिंपल आंसर है, ये आपके दिमाग के ऊपर है कि हाँ, वो जांचेगा कि हाँ भाई बच्चे में के अंदर ये है कि इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपके अंदर होनी चाहिए चीज। तो लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बनाओगे आप? हड़ताल करके बनाओगे सरकार पर नियंत्रण, कंट्रोल, या फिर नियमित चुनाव से बना दोगे? चुनाव देंगे हम वहां जो हमारे अंदर रहेगी, ठीक है, चुनाव के द्वारा, या प्रदर्शन द्वारा, या फिर कानून द्वारा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप समझ में जाओगे, सिंपल आंसर है कानून के द्वारा हम सरकार पर नियंत्रण पा सकते हैं, ना किसी हड़ताल से। हड़ताल 2 दिन चलेगी, 2 महीना चलेगी, फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, नियमित चुनाव से, चुनाव 5 साल बाद आवे। ठीक है, प्रदर्शन द्वारा वही बात है, लेकिन कानून द्वारा हम सरकार पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये सभी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किस प्रकार से सोच रखते हो अपने अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही था। और जितने भी क्वेश्चन मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से, और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन लाऊंगा। मैं वो क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिर जो करंटली जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आजकल आर्टिकल संविधान में अनुच्छेद 44 में कुछ हुआ है, ठीक है, नागरिक संहिता को लेकर के, तो वहां से क्वेश्चन उठ सकता है। आज मैंने सुबह ही क्लास में करवाया है वो भी। ठीक है, इस प्रकार से अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप करंट अफेयर भी ले सकते हो सुबह मॉर्निंग में। ठीक, तो जो इस साल में जिस भी ज्योग्राफी से रिलेटेड या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर कोई भी मुद्दा हुआ है, कोई भी चर्चा हुई है, ठीक है, या इन चीजों को मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ता आया हूँ, उनसे रिलेटेड ही मेरी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के इस क्लास के अंदर इतना ही था, और सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हालांकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत आए मेरे किसी भी स्लाइड के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और आज की क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, उससे लाइक शेयर सब्सक्राइब से पता लग जाएगी मेरे भाइयों। ठीक है, शेयर कर दो, सभी भाइयों को निःशुल्क है, पीडीएफ अभी मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।